नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। सिनेमा से लेकर रियल लाइफ स्टोरीज तक हर जगह मोबाइल की फ्रीक्वेंसी से सेहत के लिए गलत बताया गया है। ऐसा ही एक मामला यूपी की राजधानी लखनऊ से आया है, जहां एक कॉलोनी में लग रहे मोबाइल टावर को लेकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि टावर की फ्रीक्वेंसी से बीमारियां फैलती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्या होता है। दरअसल इंदिरा नगर के हरिहर नगर क्षेत्र में निजी कंपनी टावर लगवा रही है और लोगों को ये डर सता रहा है कि टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लंबे समय तक संपर्क में रहने पर सिर दर्द, अनिद्रा, थकान और न्यूरोलॉजिकल जैसी समस्या पैदा होगी, जिसकी शिकायत भी कॉलोनी वासी कई बार संबंधित विभागों में कर चुके हैं। सुनवाई न होने पर कॉलोनी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं रिटायर्ड कैप्टन सीवी दुबे हरिहर नगर में ही रहता हूं और यहाँ जो मोहल्ले के सामने टावर खड़ा किया है, ये आदमी एक साधारण क्लर्क था और इतनी प्रॉपर्टी बनाया और जहाँ भी प्रॉपर्टी बनाया हर जगह न्यूसेंस क्रिएट करता है। इसके टावर की वजह से यहाँ करीब 300-400 लोग हैं, सबको बहुत परेशानी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, घर के सामने जस्ट स्कूल चलता है, सबको बहुत समस्याएं हैं। एक पूरा कॉमर्शियल ही सिस्टम इसने ऑर्गेनाइज किया है। इस सब बातों की जांच होनी चाहिए। मेरा नाम मनीष पांडे है और मैं हरिहर नगर कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। ये श्यामलाल प्रजापति की एक मकान है जो बिल्कुल रोड से सटी हुई है। वहाँ पे एक अवैध रूप से टावर लगाया जा रहा है जो कि कॉलोनी के अंदर है। कॉलोनी में कम से कम 200 घर मकान हैं यहाँ पे और हर एक व्यक्ति की आपत्ति है कि कॉलोनी में इस तरह के टावर नहीं लगने चाहिए। हम लोगों ने इसका विरोध 15-20 दिन पहले भी किया था और इस विरोध को हमने अपने समिति के पैड पे जिला अधिकारी महोदय को, जिला और नगर निगम में, LDA में, पुलिस पे, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, हर जगह पे हमने इसको दे दिया। लेकिन अभी यथोचित कहीं से कार्रवाई हुई नहीं। काम रुक गया था, लेकिन फिर आज एयरटेल वाले आकर के फिर ज़बरदस्ती काम चालू कर दिए। फिर सभी लोग कॉलोनी के इकट्ठा हुए और काम को हम लोगों ने रोक दिया है। आपके चैनल के माध्यम से ये हमारा आग्रह है प्रशासन से, सरकार से, LDA से कि कॉलोनी में चूँकि इस तरह के टावर नहीं लगने चाहिए। बहुत जगह घटनाएँ घटी हैं, टावर गिर गए हैं, रेडिएशन होता है, बुजुर्ग बच्चे रहते हैं और चूँकि एक टावर पहले से लगा हुआ है 100 मीटर दूरी पे, फिर दूसरे टावर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मकान जो बनी हुई है टोटल अवैध रूप से बनी हुई है। इसका कोई नक्शा पास नहीं है। 4-4 फीट बारजा सामने निकाल दिया गया है। अवैध कोई जितने किराएदार रखे हुए हैं, किसी का कोई सत्यापन नहीं है। कॉलोनी के लोग निश्चित बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए हम सब लोग आज इस रोड के ऊपर हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए टावर को रोका जाए, टावर को हटाया जाए और इस मकान को सील किया जाए। मैं रामजी तिवारी हरिहर नगर विस्तार कल्याण समिति का मैं सदस्य हूँ और इसी मोहल्ले में रहता हूँ। क्योंकि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो यह है कि इस टावर से 100 मीटर की दूरी पर एक बड़ा टावर लगा हुआ है और इस टावर की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी चीज़, इससे जो एक प्रतिकूल रेडिएशन निकलेगा उससे बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार लोगों को भी उसके काफ़ी हानि होगी, नुकसान होगा। और ये पूरा मकान अवैध रूप से बना हुआ है। LDA द्वारा इसका नक्शा नहीं पास है। 3-3 फीट का बारजा निकला हुआ है जो कि LDA के मानक के अनुसार गलत है वो। और रात में 11 बजे के बाद यहाँ ऐसी मोटरसाइकिलें आती हैं जिससे कि इमरजेंसी में अगर किसी को जाना हो तो रास्ता तक नहीं मिलता है और तमाम अनैतिक कार्य भी इस मकान में किए जा रहे हैं, ऐसा देखने में आता है। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है, प्रशासन से मांग है कि इस मकान को तत्काल प्रभाव से सीज किया जाए और इस टावर को यहाँ से हटाया जाए, रोका जाए। इसको पकड़ लें आप। मैं रमेश चंद्रा, ये हरिहर नगर विस्तार कल्याण समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे तीनों गलियों की हमारी एक समिति है। इस समिति के लगभग 90 रेजिडेंट्स, लगभग कम से कम 300-400 परिवार सब रह रहे हैं। और उसके बाद इसमें आज 20-25 साल से पहले जो आप पीछे एक टावर देख रहे हैं वो 25 साल पहले लगा हुआ था। उसके बाद लोगों ने मना करवाया तो उसमें कोई किसी ने आपत्ति नहीं की। इस टावर में देखिए चौथे मंजिल पर लगाया हुआ है।
तीसरा चीज़ ये है कि मकान अवैध है। अवैध होने के साथ साथ इसमें दुकानें बनाई हैं, बनाने के बाद में इसमें ना ही परमिशन है ना कुछ। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ घटनाएं हुआ करती हैं। सर्वप्रथम हम लोग ऑब्जेक्शन है कि ये टावर ना लगे, क्योंकि स्वास्थ्य बच्चों पर, बुजुर्गों पर, सब पर स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा और प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग ये ना हो। दूसरी चीज़ ये हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से, सरकार से चाहेंगे कि इस मकान को सील कर दिया जाए और इसकी विधिवत जाँच कर ली जाए और इनकी संपत्ति जो भी हो, अगर ये आय से अधिक हो तो इनकी संपत्ति की जाँच की जा साथ में। और मेरा श्री राम ट्रेडर्स यहीं पे दुकान है। मैं सुरेश शर्मा और यहाँ पर श्री राम ट्रेडर्स हमारी दुकान है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ के चंद्र दूरी पर एक बड़ा टावर लगा हुआ है, जो कि इस टावर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जनहित को देखते हुए इस टावर को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसको तत्काल यहाँ इस टावर को ख़त्म किया जाए और जो ये यहाँ पर ये मकान बना हुआ है इसकी भी पूर्ण रूप से जांच किया जाए कि ये जो मकान है अवैध रूप से बना हुआ है, इसकी पूरी जांच किया जाए। मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई यात्रा अत्यंत सफल रही। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वैश्विक निवेशकों को मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों से अवगत कराया। दुबई में हुई बैठकों में विशेष रूप से बुनियादी ढांचा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को लेकर रुचि दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की यात्राओं की निरंतर बनी रहेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आगामी स्पेन यात्रा में भी दुबई की भांति निवेशकों को आकर्षित करने में सफल सिद्ध होगी। यह यात्रा राज्य की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन तथा विकास के नए द्वार खोलने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 दिन का मेरा दुबई का दौरा मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न अलग अलग प्रकार की योजनाओं में को लेकर के बहुत सकारात्मक रहा। मैं इस यात्रा से संतुष्ट भी हूँ और मुझे लगता है कि दुबई में आगे आने वाले समय में और हमारी इसी प्रकार की गतिविधियों को बढ़ाना पड़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विश्व के देशों के साथ भारत सरकार के अम्ब्रेला में राज्य सरकारें काम कर रही है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी बड़ी भूमिका देखता है और इसी आधार पर हमने अपने स्पेन और दुबई का दौरा बनाया था। मैं जिस प्रकार से दुबई का दौरा संपन्न करके आया हूँ, हर सेक्टर में, चाहे टूरिज्म हो, माइनिंग हो, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, फूड पार्क हो, हर एक स्थान पर हमको अच्छा स्कोप मिला है। मैं इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ स्पेन में भी दौरा इसी प्रकार। आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही अभियानों में स्वदेशी तकनीकों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी क्षमताओं में निवेश और विकास करना चाहिए। दिल्ली के मने कांसान सेंटर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने बताया कि स्वदेश विदेशी तकनीकें तैयारियों को कमज़ोर करती है और उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जरूरी पुर्जों की कमी हो जाती है और 24 घंटे उपलब्धता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि भारत के भूभाग और ज़रूरतों के अनुसार निर्मित स्वदेशी रूप में विकसित काउंटर UAS प्रणालियाँ सैन्य अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। Let's return to Atmanirbharta for both this drones and counter-UAS systems. Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-UAS systems and counter-UAS systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production,
results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. Another important aspect of this capability is that foreign weapons and sensors, their capabilities are known to all, and adversaries can predict our tactics and doctrinal concepts based on the capabilities of this particular system. So you may have today on very modern aircrafts air-to-air missiles, so say ranges are known to us, so are they known to the adversaries also. And the moment if they are imported, then obviously the adversary can keep out of those ranges and develop tactics accordingly. So this becomes a severe limitation. But if you are developing systems which you own, their capabilities are not known to the enemy, and that may add an element of surprise when actually you are face to face in the initial encounters at least. So when we design, make and innovate at home, we secure our secrets, cut costs, retain the initiative to scale up production, and maintain round-the-clock readiness. Our Honorable Raksha Mantri has rightly said that Atmanirbharta is not a choice, it's part of a duty. सरकार भले ही किसानों की भलाई के दावे करते हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। बुरहानपुर ज़िले की खकनार तहसील के अंतर्गत आने वाले तुकोई थार गांव में स्थित मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन बोर्ड के खाद्य गोदाम भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। किसानों को यूरिया, DAP और पोटास जैसी रासायनिक खाद के लिए घंटों बारिश में भीगते हुए लाइनों में लगना पड़ रहा है। गोदाम में व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप है। ना पीने के पानी की सुविधा है, ना छाया और ना ही कर्मचारियों की पर्याप्त मौजूदगी। सर, यहाँ पर रासायनिक खाद को लेकर किसान बहुत परेशान है। 2-2, 3-3 दिन यहाँ पर मतलब रातें बिताना पड़ रहा है। भर बारिश में यहाँ पर गीले होना पड़ रहा है। बच्चों को छोड़कर ये यहाँ पर पड़े हुए हो, फिर भी इनको खाद नहीं मिल रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने कल DDA साहब से बात किया था यही किसानों के संबंध में कि 2 दिन से लोग रात के 3 बजे से ड्यूटी लगाकर 6 बजे तक मतलब खाद मिल नहीं रहा। लोग इतना परेशान है। पानी ऊपर से वर्षा ऋतु चल रही है और लोगों का भी खाद की आवश्यकता है। इसीलिए शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था किया जाए और यहाँ पर काउंटर दो लगाने के लिए मतलब क्योंकि लोग इतने हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर परेशान हो रहा है। इसीलिए शासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ व्यवस्था की जाए। सर, यहाँ पर ये सोसाइटियों में और दुकानों पर भी इन लोगों को खाद नहीं मिल रहा है। ये जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है क्योंकि खकनार तहसील में सभी समितियों में ना DAP उपलब्ध है, ना यूरिया है, ना पोटास है। इसीलिए किसान इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम और परिचय? रामकिशन पटेल, जिला ग्रामीण अध्यक्ष, बुरहानपुर। धन्यवाद। सरकार सिर्फ योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। हमने अधिकारियों से निवेदन किया कि कम से कम 3 काउंटर लगाए जाए ताकि किसानों को राहत मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गोदाम प्रभारी की जगह पर मात्र कंप्यूटर ऑपरेटर पूरी व्यवस्था चला रहा है। क्या नाम है बाबूजी आपका? परसराम पालवी। कहाँ से आए हो? ग्राम बिजोरी से। बिजोरी से। क्या दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ मटेरियल की बहुत दिक्कत हो जा रहा है। किसान है हम लोग के लिए, आसपास के पूरे किसान। यहाँ पे वेयर हाउस एक हो गए, एक वेयर हाउस तो पूरी एरिया कवर नहीं हो पा रहा उनसे। और यहाँ पे क्या 3 काउंटर होना था, एक काउंटर से कवर नहीं होते। यहाँ लोग बाग रात भर भी जागल कर रहे हैं, इसके बाद में भी यहाँ मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर शासन प्रशासन को क्या कहोगे मटेरियल नहीं मिलने पर? ये शासन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से क्या किसान परेशान हो जा रहा है। क्योंकि शासन प्रशासन यहाँ पे काउंटर बढ़ाना चाहिए, पब्लिक की दिक्कत देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वोटों के टाइम में लोगों से वोट मांगने आ जाते हैं, यहाँ देखते नहीं कि पब्लिक परेशान हो रहा है। यहाँ एक काउंटर के वजह 3 काउंटर अगर चालू करते तो इतना पब्लिक इतना जमा नहीं होते। तो आगे क्या कहोगे शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे 3 काउंटर चालू किया जाए। ताप्ती पार से लेके इधर अपना खकनार दूईफुड़िया तक आते, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ी हो गए। यहाँ एक काउंटर में एक व्यक्ति कितना तक संभालेगा इतना पब्लिक। धन्यवाद।
सरकार और जनप्रतिनिधियों को जनता की याद सिर्फ चुनाव वक्त आती है, उसके बाद उनकी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं रहता। किसान बारिश में बिकते हुए लाइन में खड़े हैं, लेकिन वहाँ ना छाव है ना सुविधा। प्रशासन को इस और तुरंत ध्यान देना चाहिए। तो कोइठार में यह हाल उस प्रदेश का है जिससे डबल इंजन की सरकार कहकर प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि किसान आज भी अपने हक के लिए बारिश में खड़े हैं, परेशान हैं और अनसुने हैं। ग्राउंड जीरो जानेंगे हमारे महेंद्र मालविया से। सर क्या नाम है आपका? लोकेश कहा यहाँ पर किस पद पे हो आप? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज है महादेव भवेले सर। महादेव भवेले महादेव भवेले जी। तो ये अभी आए नहीं? बस आ ही रहे बस में। आ ही रहे हैं। तो ये डेली इसी समय आते हैं? उनका भी दो दिन से आ रहा है। अभी उनका यहाँ मतलब चार्ज लिया उन्होंने अभी। अच्छा 2 ही दिन से आ रहे हैं। और ये यहाँ पर ये 2-2 3-3 दिन किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 6-7 दिन से यह खाद नहीं था बुरहानपुर और खंडवा जिले में, इसकी वजह से किसानों की भीड़ ज़्यादा है। अच्छा तो और ये बाहर यहाँ पर ये सोसाइटियों में खाद नहीं है क्या? उसकी जानकारी हमको नहीं है या नहीं, और वहाँ पे होगा भी तो वो सिर्फ परमिट वालों को देते हैं। परमिट वालों को देते हैं, वो नगद सेल नहीं करते सोसाइटी वाले, तो नगद सेल के लिए पूरा किसान यही आते हैं। तो 2-2 3-3 दिन में भी इन लोगों के नंबर नहीं लग पा रहे यहाँ पर। अब मेन चीज़ तो ये है कि 2 दिन से कल से यूरिया आया है, कल से सेल अभी चालू हुआ है। अब कल जितना हुआ हमने 6-1 बजे तक के बांटे, उसके बाद सर्वर डाउन हो गया था, उसके बाद किसानों वापस चले गए थे। और कुछ किसान तो मतलब मैं रात में लगभग 11 बजे आया था, तो रात को भी यहीं पर सोए थे। वो नहीं पता हमको, होंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ से आए हो? मुंद्रा। मुंद्रा से आए हो। क्या दिक्कत है? सर खाद का तकलीफ है सर हमको। तो खाद मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा, आ रहा 2-2 दिन लग रहा है हमको, नंबर लगाना पड़ रहा है सर, 2-2 दिन बिताना पड़ रहा है हमको मंडी में। उसके बाद भी परेशान हो रहा, मिल रहा ना, उसके बाद भी एक है देने वाला बेचारा जो कर्मचारी है, एक क्या कर सकते उसमें? एक जन मतलब हजारों लोग मार रहे हैं, किसान क्या देंगे? अकेला आदमी बेचारा 10-15-20 जन को दे रहा, टाइम हो जा रहा, वापस चल जा रहा किसान, तो रात भर परेशान है। तो काउंटर कितने चल रहे हैं यहाँ पर? एक सर, एक चल रहे, तो काउंटर भी ज्यादा होना चाहिए कम से वही कम। ज्यादा होना चाहिए सर, ज्यादा बढ़ाओ जरा, 2-4 बढ़ाओ तो जरा किसानों को फायदा होगा कुछ। अब एक जन बांट रहा बेचारा, हजारों लोग आ रहे हैं आसपास से, अब जिला है ना बुरहानपुर का, एक ही अब ये मंडी पड़ गया, क्या करेंगे बेचारा किसान भी? आप और बांटने वाले क्या करेंगे? अकेला बेचारा 10 बजे चालू हो जाता हो, उसके बाद 5 बजे बंद हो जाता, उसके बाद क्या करेगा? धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मीठा राम। कहाँ से आए हो आप? खोदरी से आए हो। क्या यहाँ पर खाद लेने आए हो? तो क्या हुआ, मिला नहीं? मिल रहा, अभी 2-2 दिन हो रहा। 2-2 दिन हो रहे हैं। रात में यहाँ सोना पड़ा। इसका बहुत एक ही काउंटर है, तो इसमें से ये मिल नहीं रहा, लोग ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा है, परेशान पर है, बहुत बुरा, बहुत तकलीफ हो रहा, पानी ये वो बाल बच्चे छोड़ के यहाँ पड़ रहे हैं। ये परेशानियों को देखकर सरकार को क्या कहोगे आप? सरकार ये हम क्या उस सरकार को तो हम चुनाव में उसको जिता रहा है, ये बीजेपी वाला का क्या जीत क्या रहे, ऐसा आराम में सोया है, हमारा कौन तो सादा करो, जिता के क्या मतलब आ रहा है? क्या नाम है बाबा आपका? भैया मेरा हरियाणा में शेखपुरा का है। शेखपुरा से हो। जी हाँ। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? अरे भैया हमको मटेरियल नहीं मिल रहा है यार, अभी कम से कम 2 दिन हो गए होंगे। अच्छा। और रात में भी मुकाम वहीं हुआ, खाने के बच्चों को लाया, गीला कपड़े पानी के अंदर से खड़ा रहा, लेकिन अभी तक हमारा नंबर नहीं लग रहा। तो नंबर लग नहीं रहा है। यहाँ पर बात की तो कितने काउंटर चल रहे हैं यहाँ पर? एक ही चल रहा है। एक ही चल रहा है। तो कम से कम काउंटर भी यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए था। 2 तक रखो, 2-3 रखो, तो हम लोग जनता परेशान नहीं होगा, जल्दी मिल जाएगा मटेरियल। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? शासन क्या करेंगे, शासन ये तो लागू करो, तो लगा दे तो अच्छी बात है हमारी, कि ना ये बोल रहा है, और नहीं तो पर परेशानी झगड़ा हो रहे हैं, बाईवन नहीं मान रहे हैं यहाँ, सबसे ज्यादा बाईवन आगे हो रहे, साइड से वो कागज दे रहे हैं, क्या करे फिर आप? तो बाइक को देख के आदमी के दब जाता है, आदमी से आदमी टकरा जाता है, सही है गलत है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना है। मंत्रिमंडल ने नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लागू मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से NLC इंडिया लिमिटेड को विशेष छूट देने को भी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से NLCIL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी और बदले में NIRL विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक राजनीतिक सोच रही है, एक गवर्नेंस का मॉडल रहा है कि जो अंतिम छोर पे है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे जिला हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में जो अंतिम छोर पर है, उनको कैसे ऊपर लेके आए। आपने देखा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो प्रोग्राम बना, उस प्रोग्राम को दुनिया भर ने सराहा, वर्ल्ड बैंक ने, UN ने, सबने सराहा कि ये दुनिया में डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बना है। आकांक्षी जिलों को किस तरह से सभी बाकी जिलों के बराबर लेके आए, इस सफलता को ध्यान में रखते हुए 100 ऐसे जिले देश भर में, और हर राज्य से कम एक जिला, 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें। ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है। राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें, जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। इस तरह से किया जाएगा जिससे कि ये 100 चयनित जिले देश के एवरेज और उससे ऊपर आ सके। इस भावना के साथ इस पूरे प्रोग्राम को हाथ में लिया गया है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसको लिया जाएगा। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे लाभ होगा। आने वाले 5 वर्षों का कार्यक्रम है ये। 2025-26 के 6 वर्षों का कार्यक्रम है, माफी चाहता हूँ। 6 वर्षों का कार्यक्रम है। 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगा। अगले इसी जुलाई का महीना चल रहा है, अगले महीने के अंदर ही कई इसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप्स चालू हो जाएंगे। 5 बड़े उद्देश्य इस कार्यक्रम के रखे गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना, सबसे पहला। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे लाना। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो कि पंचायत और ब्लॉक लेवल पे क्रिएट करनी है, उस पे ध्यान देना। चौथा, इरिगेशन, सिंचाई की फैसिलिटीज को बढ़ाना और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसा आपने कुछ समय पहले एक इरिगेशन का कैबिनेट का फैसला देखा था, किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके कम से कम पानी के खर्च पर, और कम से कम पानी से अधिक एरिया को कवर किया जा सके, वो सब टेक्नोलॉजीज का इसमें उपयोग भी किया जाएगा। 5वां, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को बहुत बड़े संख्या में बढ़ाना, जिससे कि किसान परिवारों के पास जब सही वक्त हो तब उनके पास हाथ में पैसे हो, जिससे कि वो अपने बीज खरीदने का हो, फर्टिलाइजर खरीद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।